स्टार्ट करते हैं हम लोगों का दूसरा वीडियो, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने किया था, लेकिन इसका ना थोड़ा पार्ट ही किया था, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है, राइट। और एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड को रिप्रेजेंट करता है कंट्री में। उसके बाद ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं टोटल खर्चा कितना हुआ है इकोनॉमी में। क्लियर, टोटल खर्चा और टोटल एग्रीगेट डिमांड दोनों सेम है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड जो खर्चा है वो खर्चा कौन कौन करते हैं, 4 लोग करते हैं, है कि नहीं। 4 लोग कौन, एक घर वाले लोग, एक बिजनेस वाले लोग, एक गवर्नमेंट वाले लोग और एक बाहर के देश वाले, ठीक है। तो जो घर वाले लोग खर्चा करेंगे उसको बोलते हैं हाउस होल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस वाले खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड गवर्नमेंट जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड बाहर वाले को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि मैं जितना एक्सपोर्ट करूँगा ना बाहर पे उतना लोग खरीदेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स बाहर वाले लोग का कितना खर्चा है वो मुझे यहाँ पे पता चल गया। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है तुम्हारा, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये होता है। तो इन 4 में से हम लोग के कोर्स में क्या है, हम लोग के कोर्स में एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इन आवर स्टडी, राइट। उसके बाद हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था कि कंजम्पशन किसका फंक्शन होता है, कंजम्पशन किस पे डिपेंड करते हैं, इनकम पे, ठीक है। जितना इनकम होगा उतना हम लोग खर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे, C इक्वल्स टू एफ वाई, मतलब कंजम्पशन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। हियर y का मतलब इनकम है, C का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, F का मतलब फंक्शन ऑफ। अब इनकम का ये शेड्यूल पढ़ा था, इनकम एंड कंजम्पशन शेड्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इनकम एंड कंजम्पशन शेड्यूल, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम और कंजम्पशन जो है, ठीक है, उन लोगों का चार्ट बनाया जाएगा। जैसे इनकम पहले कितना था 0, देन 100, देन 200, 300, 400, 500। तो इनकम हम लोग का बढ़ रहा है तो खर्चा भी क्या होगा, हम लोग का बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ क्या है कि 0 लेवल ऑफ इनकम में खर्चा क्या होगा, कुछ तो होगा, है कि नहीं। खर्चा 0 नहीं होगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड यही वाले खर्चे को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि क्यों होता है, जो कि पास्ट सेविंग्स के कारण एंड बोरोइंग्स के कारण होता है, ठीक है। इसको C बार से डिनोट करते हैं। तो ऐसा है। और कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन कैसे बढ़ता है, एक फिक्स नंबर में बढ़ता है। जैसे यहाँ पे इनकम अगर 100 बढ़ा तो 100 का 70% ही खर्चा हो रहा है, मतलब 70% ही खर्चा हो रहा है, 70 रुपीज़ खर्चा हो रहा है। अगेन 100 का कितना खर्चा हो रहा है, 70। अगेन 100 का कितना खर्चा हो रहा है, 70। तो ये जो खर्चा इंडिकेट कर रहा है ना, वो इंडिकेट क्या कर रहा है, वो देश के MPC को इंडिकेट कर रहा है, राइट। MPC मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बोलता है कि एक कंट्री का टेंडेंसी क्या होता है खर्चा करने का। जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ गया तो तुम कितना खर्चा करते हो, वो तुम्हारा हैबिट्स डिफाइन करेगा ना। मान लो तुम एकदम खर्चा कम ही करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, तुम ज़्यादा सेव करोगे। तुम्हारा मान लो प्रमोशन हो गया, पहले तुमको मान लो 20,000 रुपये मिलता था, अभी 25,000 रुपये मिल रहा है, तो 5,000 तुम्हारा इनकम बढ़ा। अब 5,000 की इनकम जो बढ़ गया है ना, उसमें तुम कितना खर्चा करोगे, तो वो कौन बताता है, MPC। और वो एक देश का जब लोगे ना, तब मतलब वो एवरेज बेसिस पे लिया जाता है सबका एक्सपेंडिचर हैबिट्स को। अगर हम लोग अगर एवरेज अगर कर दे तो वो कोई एक सिंगल नंबर में आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, तुम्हारा MPC, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो देश को स्टडी कर रहे हैं, उस देश का क्या है तुम्हारा, उस देश का MPC है 70%, या तो तुम क्या बोल सकते हो 0.7। क्लियर, ठीक है। 70% एंड 0.7 में कोई दिक्कत है क्या, 70% ऐसे लिखते हैं और 0.7 मतलब क्या है, तो ये 10 है यहाँ पे, तो 10 है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट एक स्टेप पीछे आ जाएगा, तो 0.7 होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो, पहला वाला, कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। उसके बाद एट 0 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन।
Autonomous consumption exists because of past savings and borrowings. एंड कंजम्पशन फंक्शन लीनियर होता है. लीनियर मतलब ये जो लाइन देख रहे हो, ये 13 का देख रहे हो कि ये लाइन एकदम सीधा है, इसका मतलब ये लीनियर है. लीनियर क्यों है बताएं? क्योंकि MPC ना कांस्टेंट होता है. क्या होता है? MPC कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट मतलब हर एक इनकम लेवल में सेम होता है. देखो MPC सेम था ना, 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7. तो इसलिए क्या होता है तुम्हारा, ये कर्व सीधा रहता है. ठीक. उसके बाद कंजम्पशन लीनियर फंक्शन है, ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन इनकम एंड क्या बोले, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम. इनकम बढ़ने से ये बढ़ता है. और कैसे बढ़ते हैं? हाँ, और कैसे बढ़ते हैं? कांस्टेंट रेट से. और द कांस्टेंट रेट इज ड्यू टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो ये उसके बाद हम लोगों ने ये कर्व बनाया था उस चार्ट को मतलब प्लॉट करके. ठीक है. उस टेबल के वैल्यूज़ को जब प्लॉट किया तो एक ऐसा सीधा लाइन एक आया जो कि क्या होगा, तुम्हारा कंजम्पशन कर्व होगा. एंड कंजम्पशन कर्व ना स्टार्ट 0 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. यहाँ पे कुछ गैप है. इसी गैप को क्या बोलते हैं? सी बार. यहाँ पे ये कुछ नीचे खिंच गया है क्या? एक सेकेंड. हाँ, ये हाँ. ठीक है. अब ठीक है. तो ये तुम्हारा क्या था? सी बार. चलो. तो और ये कोई अगर पूछ दे कि कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या होता है? MPC. ठीक है. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था. और एक पॉइंट पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जिस पॉइंट में ना इनकम होता है, ना मतलब ना प्रॉफिट होता है, ना लॉस होता है. ठीक है. जैसे मेरा इनकम हुआ मान लो 200 रुपया. कितना इनकम हुआ मेरा? 200. एंड 200 इनकम में मेरा खर्चा भी कितना था? 200. तो वो हो गया कि तुम्हारा कंजम्पशन. क्लियर है? कोई इशू यहाँ पे? अब हम लोग क्या सीखेंगे? देखो हम लोगों ने AD में क्या पढ़ा था कि AD में क्या आता है? सिर्फ C और I. तो AD में हम लोगों ने C पढ़ दिया. अब हम लोग I पढ़ेंगे एंड C और I को मिला के हम लोग AD बनाएंगे. ठीक. तो अभी I जो है, तुम लोग के स्कूल में ये हो गया कि ये चैप्टर नहीं हुआ है ना? ठीक है. वे मनी एंड बैंकिंग पे. ये क्या है? तो स्टार्ट करो. ठीक है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा टॉपिक. क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट एक फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट मतलब क्या समझते हो? बैंक के लोन में जो इंटरेस्ट होता है, बैंक वाला अगर सस्ते इंटरेस्ट में अगर मुझे लोन देगा तो मैं लोन लूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा. अगर बैंक वाला अगर इंटरेस्ट अगर मुझे अगर महंगा दे, मतलब जैसे मान लो मैं एक घर बनाने जा रहा है, वो बैंक वाला बोल रहा है कि 40% इंटरेस्ट लेगा, बहुत ज़्यादा है, तो मैं घर बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा. लेकिन 40% की जगह अगर 4% बोल दे तो बनाने स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं?
इंटरेस्ट जब कम मिलना स्टार्ट होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका मतलब मेन कहानी है। तो जैसे कोई एक आदमी है, ठीक है, और एक मान लो बैंक है, ठीक। ये आदमी का मान लो तुम्हारा क्या हो रहा है, ये मान लो बैंक क्या कर रहा है, बैंक हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है मान लो, ठीक है। बैंक हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग के इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट या इन्वर्स? इन्वर्स। इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या है, एक चीज़ ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। हाँ, तो एक चीज़ अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा क्या होगा, नीचे जाएगा। तो ये क्या है, ये है हम लोगों का इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, तुमको समझ में आया? ठीक, और ये रिलेशन क्या था बोलो तो, ये डायरेक्ट रिलेशन होगा या नहीं होगा? इनकम जितना बढ़ रहा है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। डायरेक्ट रिलेशन। हाँ, तो इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तुम लोग नोट्स में लिख सकते हो गया, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्या, इनकम एंड कंजम्पशन, YNC। हो गया। और इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो इसका अगर चार्ट एक अगर बनाए ऐसे, तो मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा एक कर्व बनेगा। ठीक है, ये कर्व क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। उल्टा होगा ना? सेम, कैसे भी लिखो तुम, कैसे भी लिखो सेम ही चीज़ बताएगा। ठीक है, इसे मैं बता रहे, देखो जैसे मान लो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने सेट किया यहाँ पे, मान लेते हैं मैं 4%। ठीक है, जब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा ना, तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट मान लो कितना करेंगे, 100 करोड़ करेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये रेट अगर बैंक अगर बढ़ा दे, अगर रेट अगर यहाँ पे ले आए, जैसे अभी 4% था ना, अभी रेट मान लो इन लोगों ने बोल दिया कि 10% लेगा बोल के, तो क्या होगा, तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कम जाएगा, है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट 100 से अभी नीचे आ गया, मतलब कितना हो जाए, मान लो 60 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना, तो रिस्क लेने वाले लोग घट जाते हैं। मतलब कोई रिस्क ऐसे कम रिस्क लेने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट नहीं करने वाला है अभी, तो उस कारण देश का जो खर्च इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिस्क मतलब क्या है? रिस्क मतलब वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तुम बोल सकते हो ना, कि मैं जितना महंगा इंटरेस्ट रेट में लोन लेगा, उतना ही क्या होगा, मेरे लिए रिस्क ज़्यादा होगा, मुझे ज़्यादा पैसा लौटाना होगा। ठीक है, मतलब रिस्क मतलब तुम वैसे ही समझो कि पैसा जो मुझे पे करना है टाइप। ठीक, ऐसा मुझे ज़्यादा हाई पे करना है। हाँ, हाई पे करना होगा वो। ठीक, हाँ, समझ में आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, I=F(R), वेयर I= क्या है तुम्हारा, I= इन्वेस्टमेंट, I= इनकम नहीं होता है, इनकम के लिए क्या होता है, वाई Y, और F का मतलब फंक्शन ऑफ, एंड R का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो गया, नॉर्मल है। अब यहाँ पे लिखो,
देखो, तो इन्वेस्टमेंट का टाइप कितना है यहाँ पे? दो टाइप। 2 टाइप। एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस का मतलब क्या है पता है? ललचाना। क्या होता है? हाँ, या लालच, ऐसे समझो। ठीक, जैसे हम लोग चूहे को कैसे इंड्यूस करते हैं एज पर टॉम एंड जेरी, चीज़ दे के, है कि नहीं? तो सच में होता है क्या? चीज़ दे के, चीज़ खाते हैं क्या वो? हाँ, क्या? तो चीज़ दे के हम लोग क्या करते हैं? रैट को हम लोग इंड्यूस करते हैं, है कि नहीं? वैसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट को भी इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो ना इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लोग इन्वेस्ट करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जैसे मान लो तुम तीनों के बिजनेस में, मान लो तुम्हारा बिजनेस बहुत ही लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव मतलब इंड्यूस कर रहा है मुझे, ठीक है, मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उस वो बिज़नेस इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी तुम्हारे बिज़नेस में मैंने मान लो इन्वेस्ट कर दिया, वो क्यों किया? प्रॉफिट कमाने के लिए। तुम दोनों के लिए, तुम दोनों के इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे आपको ललचा ही नहीं रहा था। हाँ, ललचा नहीं रहा था, मतलब वहाँ पे क्या है, प्रॉफिट थोड़ा कम था मेरे मतलब पर्सपेक्टिव से, मेरे एनालिसिस से। ठीक है, तो वो हो गया क्या तुम्हारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और एक इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कौन करता है? जो तुम्हारा गवर्नमेंट करता है। मतलब हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है ना, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट 2 लोग करते हैं, एक बिज़नेस वाले और एक गवर्नमेंट वाले। तो बिज़नेस वाले लोग जो कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले, वो क्या है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। एंड गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट, वो क्या है तुम्हारा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे कि तुम्हारा स्कूल खोलना हो गया, हॉस्पिटल खोलना हो गया, वो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का एक लाइन यहाँ पे लिखो, डेट इज इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। जिसका जितना ज़्यादा इनकम होगा वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, मेरे मान लो मेरा इनकम अभी कम है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन जिसका इनकम ज़्यादा है वो मान लो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो वो हो गया है क्या तुम्हारा इसका मतलब रिलेशन। तो इट इंक्रीजेज मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक, तो इसका अगर कर्व बनाए ना, अगर यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखें और यहाँ पे हम लोग इनकम लिखें, तो ये दो क्या शो करेगा? डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन वाला कर्व ना ऐसे ऊपर जाते हुए बनता है। डायरेक्ट रिलेशन वाला कर्व क्या बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जैसे अभी मान लो मेरा इनकम ये है, तो मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा? ये होगा। मैं कुछ एज्यूम कर लेते हैं 500 करोड़ मान लो इन्वेस्टमेंट देश का, और यहाँ पे मान लो मेरा इनकम है 100 करोड़, मतलब कंट्री का इनकम है कितना? 100 करोड़, क्योंकि मैक्रो इकॉनमी कंट्री लेवल में बढ़ते हैं। अब मान लो हम लोग का क्या हो गया? इनकम तुम्हारा बढ़ गया एंड बढ़ के कितना हो गया? 100 से 200 करोड़ हो गया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले? अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं, है कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट हम लोग अपना बढ़ा देंगे। मान लो हम लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं 800 करोड़, या इन शॉर्ट मतलब बढ़ा रहे हैं, उससे मतलब है। ठीक है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व एक बार ध्यान में रखना कि ये क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ये 0 से कनेक्ट होगा। हाँ, हो सकता है। मतलब ये ना एक्चुअली हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है पता है? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इवन दो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट वी विल कंसिडर ओनली 1 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक, सोशल वेलफेयर वाला इन्वेस्टमेंट, ठीक, ये वाला नहीं करेगा। तो ये सिर्फ तुमको थ्योरेटिकली एक बार जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तुमको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है इसको। तो यहाँ पे हो गया इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट विद एन एम ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि इट रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन इनकम। तो इनकम क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो करना ही है, ऐसा टाइप ऑफ खर्चा है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसका तो कर्व एकदम नॉर्मल होगा।
जैसे मान लो हम लोगों ने साल के स्टार्ट होने से पहले डिसाइड कर लिया है कि इस साल हम लोग 100 करोड़ खर्चने वाले हैं, जो बजट में होता है, तो वो वाला ही हम लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। तो हम लोगों के लिए ये कर्व क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। ठीक, तो तुम लोगों को कौन सा इन्वेस्टमेंट कर्व याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, ये याद रखना, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन ही हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, क्या कोई रीज़न का वजह से ऑटोनोमस कंजम्पशन सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज हो सकता है? चेंज तो हो सकता है आप, बट ईयर आफ्टर ईयर। जैसे अभी इस साल में ये 100 करोड़ है, अब नेक्स्ट साल में मान लो तुम्हारा क्या है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि खर्चा करेंगे 300 करोड़। एक साल में नहीं बढ़ सकते ना, मतलब ये प्री डिसाइडेड होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होता है ना, वो तुम उससे रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ बजट। हम लोग का गवर्नमेंट ना एक बजट निकालता है, ठीक, कि इस साल हम लोग कहाँ खर्चा करने वाले हैं, कहाँ से हम लोग को इनकम होगा। तो वो जो खर्चा है वो तो प्री डिसाइडेड होता है, तो वो जो प्री डिसाइडेड खर्चा है वही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और अगर कोई सिचुएशन आ गया जैसे यहाँ पे ये है, उसके लिए इमरजेंसी फंड यूज़ होता है। मतलब जैसे अभी वार टाइप सिचुएशन हाँ। आ गया तो फंड कम होगा ना बढ़ेगा? तब तो फंड बढ़ाना पड़ेगा, वो इमरजेंसी फंड लेंगे। बट सुनो, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वो वाला सिचुएशन एज्यूम ऐसे होगा कि वो सब सिचुएशन नहीं होगा। ये नॉर्मल एक इकोनॉमी है, एंड हम लोग जो डिसाइड कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ करेंगे तो 100 करोड़ ही करेंगे, मतलब बाकी सबको हम कांस्टेंट मान के करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं ना अभी। इन रियल लाइफ द सिचुएशन विल बी डिफरेंट, राइट। लेकिन जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ को हम लोग को कांस्टेंट मानना है, नहीं तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वो हम लोग यहाँ पे मतलब सब कुछ लेके हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ सकते। क्लियर है? हाँ। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि एडी जो है, एडी कैसे बनता है बोलो। C++। हाँ देखो, एडी इक्वल्स टू C+i। तुमने सी के बारे में सीखा, सी किसका फंक्शन होता है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इनकम, है कि नहीं। एंड इसका कर्व कैसे सीखा है तुमने, बताओ। अपवर्ड स्लोपिंग, वो जीरो से स्टार्ट होता है क्या, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड वो कहाँ तक जाता है, ऐसे एकदम सीधा सीधा जाता है। तो ये हो गया क्या तुम्हारा कंजम्पशन कर्व। दूसरा तुमने क्या सीखा, दूसरा तुमने इन्वेस्टमेंट कर्व सीखा। इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होता है, एक मिनिमम लेवल का होता है, एंड वो मिनिमम लेवल का जो ये है इनकम इन्वेस्टमेंट, वो ऐसे ही कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो उस सब से हम लोग को लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। अब इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन जो है, ठीक है, इसको लेके हम लोग क्या बनाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बनाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी तो मेन चीज़ है। हाँ, तो एक बार यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। और एक चीज़ रुको, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है हम लोगों को, दैट इज़, ये चैप्टर किसने दिया था बोलो तो, किस आदमी ने दिया था, ये क्या चैप्टर है, इनकम थ्योरी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अरे ये अनएम्प्लॉयमेंट का स्पेलिंग क्या है, चलो। हाँ, तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेम ही चीज़ है, मतलब थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट का एंड इनकम का। ठीक है, अब सुनो, ये वाला जो चीज़ दिया था ना, वो किसने दिया था, जेम्स किन्स ने दिया था, याद है, ग्रेट डिप्रेशन 1929। हाँ, उसके बाद तो वो वाला जो है उसने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, तो कीन्स के हिसाब से क्या है, वी स्टडी दिस थ्योरी इन शॉर्ट रन। इसमें स्टडी करते हैं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन वेयर इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो। ठीक, देयरफॉर
द इन्वेस्टमेंट studied here in this theory is autonomous investment. ठीक, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को आई बार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बार। इस तरह के आई लिख के ऊपर ऐसे बार दे देंगे, ठीक है। चलो अब ये वाला हम लोगों ने समझा कि सी ए होते हैं, डी ए होता है। अब ए डी निकालेंगे हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया, ये स्टडी कर लिया। अब ए डी का कर्व निकालेंगे। अब ए डी का कर्व निकालने के लिए एक बार हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम वाई, राइट। उसके बाद क्या था तुम्हारा? कंजम्पशन, तो कि सी है। उसके बाद क्या है तुम्हारा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये टेबल तुम लोगों को याद रखना है, नंबर्स, राइट। जैसे हम लोगों ने क्या भरा था इनकम में? 0, then 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक। उसके बाद कंजम्पशन में क्या पड़ा था? पहले 0 में 60 होता है, उसके बाद क्या होता है बोलो? उसके बाद 70 बढ़ा था ना, 130 होगा, देन 190 होगा, 200 होगा, सॉरी, ठीक है, 200 होगा। उसके बाद 270, 340, 410 एंड 480, ठीक है। तो ये होगा। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट मान लो तुम 60, तो मानने को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या माना? 60, ठीक है। 100 भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। 200 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो। 60 मान लेते, कुछ आसानी होगा हम लोग, ठीक है। तो ये फिक्स रहेगा। अब एडी का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तुमको सी दे देगा, आई दे देगा, तुमको क्या निकालना है? एडी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा होगा ना कि बहुत सारा चीज़ तुम लोगों को मिसिंग दे देगा। जैसे ये 60 मिसिंग दे दिया, ठीक है, ये वाला 60 मिसिंग दे दिया, उसके बाद ये 200 मिसिंग दे दिया, ये तो याद करना ठीक। पड़ेगा और ये तो कॉन्स्टेंट होता है। हाँ, और मतलब ये याद जो करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, हम लोग पढ़ेंगे ये तो हम लोग कैसे करना है। difference निकाल लेंगे ना। इन शॉर्ट तुमको अभी ये समझो कि एडी निकालना है। तो एडी निकालने के लिए कैसे तुम सॉल्व करोगे बोलो तो? C plus I, सी प्लस आई। तो एडी सी प्लस आई कितना होगा? 60 प्लस 60 इक्वल्स टू कितना? 120, 120, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 190, 130 प्लस 60 190। उसके बाद तुम्हारा 200 प्लस 60 260, 270 प्लस 60 330, 330, देन 400, 340 प्लस 60 400, देन 470, 470 एंड 480 प्लस 60 इज 540, 540। तो यहाँ पे ना एक चीज़ तुम देखो, ये ना कर्व कंजम्पशन ही है। देखो कंजम्पशन वाला कर्व क्या था? ये कितना बड़ा था यहाँ पे बताओ तो? 70, यहाँ पे, यहाँ पे भी 70, सब में 70 बढ़ रहा है, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो कितना बढ़ रहा है? सब में 70, मतलब सब में अगर 70 बढ़ रहा है ना, तो एक चीज़ तो श्योर हो जाओ कि ये कर्व का ना शेप जो होगा वो कंजम्पशन कर्व के जैसा ही होगा। मतलब कंजम्पशन कर्व कैसा था? ऐसा था ना, ये भी ऐसे ही होगा,
ठीक, एकदम सेम सेम, क्योंकि ये जैसे बढ़ रहा है ये भी वैसे बढ़ रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये 60 का है, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट के मैन के डिफरेंस के लिए ये जो अमाउंट है ना वो 60 बढ़ जा रहा है कि नहीं? मतलब ये जो कर्व है ना, ये कर्व 60 क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरी लेवल में बढ़ जाएगा। तो ये कर्व कैसा होगा पता है? देखो, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिखा था ना, ये क्या होता है तुम्हारा सी और आई का कर्व। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं इनकम को, यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को और एडी को। तो कंजम्पशन बना दिया, ये बना दिया। अब ये जो कर्व आएगा एडी वाला, वो एडी वाला कैसे आएगा? ये जितना बड़ा है, कितना कितना ऊपर है, ये इतना ऊपर है ना, तो सेम यही ऊपर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाएगा। ऐसे से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जितना गैप है, यहाँ पे जितना गैप है, सेम गैप तुम्हारा यहाँ पे भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे आके ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसे करके सीधा एक लाइन बनेगा। दैट इज़ हो गया क्या हम लोगों का? समझ में आया? तो एडी ऐसे बन जाएगा। तो ये जो है, मैं थोड़ा सा मिटा देता है। तो ये एडी और सी का जो शेप है वो सेम है, एकदम डिक्टो है कि नहीं? और ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा बड़ा है। एंड ये जो बड़ा है ना, ये बढ़ने का कारण क्या है? ये बढ़ने का कारण क्या है? मतलब ये जो है, ये जगह, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, राइट? ये जगह क्या इंडिकेट कर रहा है? इन्वेस्टमेंट। हो गया, सिंपल है। तो ये तुम लोग यहाँ पे एक बार नोट कर लेना, ठीक? तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है बोलो? अब तक हम लोगों ने ये सीखा है कि ये अगर एक ये है, मान लो हम लोग का एडी हम लोगों ने सीखा है ना पूरा का पूरा। तो एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई होता है। सी का मतलब कंजम्पशन एंड आई का मतलब क्या तुम्हारा? इन्वेस्टमेंट, ठीक? तो कंजम्पशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यहाँ से स्टार्ट होगा और सीधा ऐसे जाएगा कंजम्पशन, ठीक? और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? यहाँ से सीधा ऐसे जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कंजम्पशन हो गया। और जो तुम्हारा ये है ना, क्या है? डिमांड है, वो यहाँ से यहाँ तक जितना गैप है उतना ही ऊपर से वो स्टार्ट होगा। जैसे मान लो मैं कुछ वैल्यू से एक बार दिखाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, हाँ, या मान लो ऐसे भी रख सकते हैं ना, मैं दिखाता हूँ, उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजम्पशन सेम नहीं होगा। जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। और ये क्या है तुम्हारा? कंजम्पशन कर्व है, ठीक? अब मान लो तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है तुम्हारा 60, ठीक? और ये है मान लो तुम्हारा, मान लो ये है तुम्हारा 200, ठीक? तो ये जितना कम है ना यहाँ पे, देखो ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे, ठीक? सॉरी, एक मिनट, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से, ये पूरा एरिया तुम्हारा इसके ऊपर आ जाएगा। एंड इसके ऊपर आ जाएगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब मैं ये बताना चाहता है कि अगर इस लेवल में कंजम्पशन तुम्हारा 60 है, कितना है कंजम्पशन? 60 है। और इन्वेस्टमेंट अगर 200 है तो तुम्हारा एडी कितना में आएगा? 260 में आएगा। 260 कहाँ पे आएगा? कहीं मान लो यहाँ पे। तो ये जो एडी कर्व है वो यहाँ से ऐसे करके सीधा करके स्टार्ट होगा एंड वो हो जाएगा एडी। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है ना 200 गैप है ना, तो ये 60 के ऊपर भी 200 ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो इसलिए ये सब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ डैट मैं क्या करता है, आई को जो मुझे एग्जाम्पल मानना है ना, वो आई वाला एग्जाम्पल ही मैं क्या मान लेते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला मान लेते हैं। तो तब क्या होगा? ईजी होगा बनाने में। जैसे ये है तुम्हारा, क्या हुआ ये?
चलो, तो यहाँ पे जो है सी कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे, यहाँ से, और आई कहाँ से स्टार्ट होगा, मान लो यहाँ से, ठीक, क्योंकि मैंने आई एंड सी दोनों को मैंने क्या लिया था, 60 लिया था। तो ये जो है अभी आई के नीचे जो एरिया है वो वाला एरिया इसके ऊपर से बनेगा, मतलब ये थोड़ा ऊपर से बनेगा, तो ये यहाँ से बनेगा ऐसे 80, ठीक है। तो आई ये वाला कर्व है, सी ये वाला कर्व है, एडी ये वाला कर्व, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं। इन्वेस्टमेंट में कितना टाइप था, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस। वी आर फॉलोइंग विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन तो कंजम्पशन ही है, एंड ये बढ़ गया। एडी क्या है इसका फॉर्मूला, अच्छा, मैं अगर ऐसे लिखे C+I बार, तब कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? क्योंकि आई तो आई बार ही है अभी, है कि नहीं, जो तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसको तो आई बार ही बोलते हैं। और हम लोग सी बार भी लिख सकते हैं कंजम्पशन। सी बार लिखेंगे तो यहाँ पे तो सी बार सब जगह सी बार नहीं हो रहा है ना, इसलिए नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सी बार प्लस आई बार। चलो, तो ये हो गया हम लोगों का, ठीक। तुम लोग को ये सब अच्छे से नोट कर लेना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक। आज का लास्ट टॉपिक ये बहुत इजी भी है। अच्छा, सप्लाई से क्या समझ में आता है तुम लोगों को? मार्केट में सप्लाई क्या होगा, मार्केट रन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो की सप्लाई, मतलब मार्केट में कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, वो है तुम्हारा क्या, सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है ना, जिसको हम लोग एज बोलेंगे, वही है हम लोग का टोटल इनकम। क्या है वो हम लोग का टोटल इनकम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो एक बार हम लोग ना इसको लिख देते हैं, टोटल इनकम बोलो या नेशनल इनकम, नेशनल इनकम भी बोल सकते हो उसको, नेशनल इनकम लिख देते हैं, ठीक। चलो, तो लिखो एक बार, GDP वाला ही होगा, हम्म GDP जैसे ही होगा। हम्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या बोल रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई क्या बोल रहे हैं, ये इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जितना आउटपुट तुमने बना के रखा है वही क्या है, तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई है। मतलब जितना सामान तुमने बनाया, एज्यूम करो एक फैक्ट्री है, ठीक है, मान लो इस देश में सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने पूरे साल में जितना भी सामान बना के रखा है वो क्या है, तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई, ठीक, टोटल सप्लाई। एंड इसको इनकम क्यों बोल रहे हैं, उसको समझने के लिए तुमको ये समझना होगा, जब भी कोई एक सामान प्रोड्यूस होता है ना, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए लोगों को इनकम मिलता है, मिलता ही नहीं मिलता है। मैंने मान लो मोबाइल बनाया, तो मोबाइल बनाने के लिए कैमरा जिससे खरीदा उसका इनकम हो गया, ठीक है, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड जिससे खरीदा उसका इनकम हो गया, लेबर का इनकम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भरा वो गवर्नमेंट का इनकम हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक चीज़ बनना ही क्या है, तुम्हारा इनकम है, ठीक। तो वही चीज़,
तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, नेशनल इनकम। अब तुम लोग मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है, तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम होगा, ठीक है। वाई मतलब इनकम, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम होगा। अब इनकम का फॉर्मूला तुमको पता है, इनकम कैसे बनता है? जो भी तुम इनकम करते हो वो या तो तुम खर्चा कर देते हो, मतलब सी खर्चा कर देते हो, या तो तुम क्या करते हो, सेव करते हो। या तो तुम कंज्यूम करते हो, या तो तुम क्या करते हो, सेव करते हो। इसको ऐसे लिख देते हो। तो तुम जितना खर्चा प्लस जितना सेव करते हो, दोनों को मिलके क्या बनता है, तुम्हारा इनकम बनता है, जो कि क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। तो दिस वे हम लोगों ने क्या बना लिया, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस एस। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। कंजम्पशन तो ऑलरेडी पढ़ लिया, हाँ, ठीक। तो अभी पढ़ना क्या बाकी है? सेव। अब सिर्फ सेविंग्स पढ़ना बाकी है। हाँ, अब सेविंग्स हम लोग पढ़ने के लिए हम लोगों को एक चार्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, सेविंग किसका फंक्शन है बोलो तो? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड करता है। एंड ये किस पे डिपेंड करता है? अगर हम लोग का इनकम अगर कम हो तब क्या होगा, हम लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? सेविंग ज़्यादा करेगा। ज़्यादा करेंगे। तो सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकम, नॉट इन्वेस्टमेंट, इनकम। मैं जितना इनकम करेगा उतना क्या होगा, मेरा सेविंग होगा। जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा सेविंग, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग लिखेंगे एस इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई। सेविंग इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब सेविंग और इनकम का हम लोग यहाँ पे चार्ट पढ़ेंगे, मतलब शेड्यूल पढ़ेंगे। हाँ, इकोनॉमिक्स में इस टेबल को क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इनकम और सेविंग, जैसे इनकम हम लोग का 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, ठीक है, 400 है, 500 है, ठीक। तो अब सेविंग क्या होगा बोल तो, 0 वाले इनकम में सेविंग कितना होगा? नहीं, कुछ तो होगा क्योंकि प्रीवियस सुनो, सेविंग जो होता है ना 0 इनकम में, हम लोगों का नेगेटिव में होता है, क्योंकि हम लोगों ने 60 रुपीज़ खर्चा कर दिया ना। मतलब तुम सुनो, इनकम जो है, इनकम का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हम लोगों ने 0 लेवल ऑफ इनकम में खर्चा अगर 60 किया है तो मेरा सेविंग कितना आएगा? -60। समझ में आ रहा है? तो ये 60 जब यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आएगा? तो ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोगों का सेविंग्स क्या आता है, तुम्हारा नेगेटिव आता है। तो ये नेगेटिव 60 जो आया वो क्यों आया? वो आया ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। और हम लोग के एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते थे, जितना तुम्हारा इनकम बढ़ता था, जैसे 100 का इनकम बढ़ा तो हम लोग खर्चा कितना कर देते थे? 70, याद है ग्रीन कलर वाला? तो 70 रुपीज़ हम लोग याद खर्चा कर देते थे। तो अगर 70 रुपीज़ खर्चा कर देते हैं तो 30 हमारा सेविंग। तो अभी कितना सेविंग होगा? 30 सेविंग होगा। तो मेरा 30 सेविंग बढ़ जाएगा। -20। हाँ, तो अभी कितना हो जाएगा मेरा? -30 हो जाएगा। सिमिलरली मेरा जो ये इनकम है, इनकम मान लो अभी मेरा बढ़ रहा है फिर से 100, फिर से मैं कितना सेव कर लेगा? 30, क्योंकि मैंने खर्चा कितना किया है? 70। तो यहाँ पे अब मेरा ये कितना हो जाएगा? सेविंग 0। उसके बाद 100 और इनकम बढ़ा तो मेरा सेविंग क्या हो जाएगा? 30। और 100 इनकम बढ़ा तो मेरा सेविंग क्या हो जाएगा? 30 सेव कर लेंगे तो 60। मतलब ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल तुम लोगों को अगर लिखना है थ्योरी, वहाँ पे यूज़ करना है।
ठीक है, इसलिए मैं अपना मन मर्जी का एग्जाम्पल ले रहा है। एंड जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वही को तुमको याद करके जाना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर लिखने को मौका मिले तो हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, 100, तो यहाँ पे कितना है 30, तो यहाँ पे कितना हो गया 90। ठीक, तो यहाँ पे एक ना पॉइंट आता है, उस पॉइंट को एक बार नोटिस करो। क्या पॉइंट है? 200 में से जब मेरा इनकम 200 है तो मेरा सेविंग कितना है? इसका मतलब मैंने खर्चा कितना कर दिया? सारा सारा। तो वो वाला पॉइंट ना यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बोला था, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? जब हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट। जब 200 की इनकम में 200 खर्चा कर दिया तब हम लोगों के पास कुछ सेविंग बचा नहीं। तो यहाँ पे वही बोला था ना कि नो गेन नो लॉस। तो ना मेरे पास कुछ सेविंग हुआ ना मेरे पास कुछ लॉस हुआ, तो वो वाला पॉइंट। क्लियर? तो उसी के चलते यहाँ पे भी ये क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट का तो फिर हम लोगों ने कितना पढ़ा है? 2 चीज़ पढ़ा है। ये भी हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, और इसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे जस्ट ये बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट में 2 चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एक पढ़ा है जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा तब ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा, और एक है जब सेविंग्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब भी क्या होगा तुम्हारे लिए? ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। क्लियर है? कोई इशू है यहाँ पे? मतलब s इक्वल्स टू 0 हो जाए ब्रेक इवन पॉइंट, एंड y इक्वल्स टू c हो जाए ब्रेक इवन पॉइंट, एंड दोनों सेम ही तो है। ठीक है, तो वो वाला बात। अब इसी का ही अगर मैं कर्व बनाए ना, तो कर्व कैसे बनेगा पता है? सेविंग का देखो, अपवर्ड स्लोप। नेगेटिव से ऊपर जाएगा। हाँ, नेगेटिव से ऊपर जाएगा। तो लो वो पहले ना नीचे से स्टार्ट होगा। जैसे ये 0 है ओरिजिन, ये x है। अब इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग? इसमें इनकम लिखेंगे हाँ, और यहाँ पे हम लोग का सेविंग हम लोग लिखेंगे। सेविंग और इनकम को स्टडी करेंगे। इनकम यानी क्या? AS। यहाँ पे भी इनकम है, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे भी इनकम। बढ़िया चीज़ है, समझेंगे? ठीक है, बढ़िया पॉइंट नोट किया। अब देखो सेविंग स्टार्टिंग में क्या होगा? देखो कंजम्पशन अगर यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, तो सेविंग ना वो भी 2 पॉइंट नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव 60 समझा रहा है तो ये क्या होगा? नेगेटिव 60 समझाएगा। तो कंजम्पशन सेविंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे। उसके बाद वो ना यहाँ पे कहीं पे इस लाइन को टच करेगा। इस लाइन पे टच करने का मतलब ये है कि इनकम 0 बन गया। देखो इनकम कितना बन गया? 0 बन गया। यहाँ पे तो नेगेटिव 60 था ना, यहाँ पे कितना हो गया? इनकम 0 हो गया। हाँ, बढ़िया। तो एक इनकम जब 0 होता है तब क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। एंड इन दोनों को ऐसे जोड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे? एक सीधा लीनियर कर्व बना देंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसको सेविंग कर्व बोलेंगे। सिंपल। अब सुनो, यहाँ पे सेविंग कर्व का अगर किसी ने अगर पूछ दिया कि स्लोप क्या है, से व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, तो तुम यहाँ पे ना MPC नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे पता है? MPS बोलोगे। MPS का मतलब क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब मैं इस देश में कितना सेविंग होता है, तो वो जो हम लोग देश हम लोग एग्जाम्पल में लेके रखा है, उस देश में कंजम्पशन कितना होता है? 70%। उस देश में कंजम्पशन कितना होता है? MPC कितना है? 70%। MPS तो MPS कितना होगा? 30%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही तो है कहानी। तो यहाँ पे MPS क्या है? देखो इनकम बढ़ रहा है 100, खर्चा कर रहे हैं 30, तो यहाँ पे सेव कितना हो रहा है? 30%। मतलब MPC का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग कितना हुआ? सेविंग 30 बढ़ रहा है और इनकम कितना बढ़ रहा है? 100। तो ये कितना हो रहा है? 30%। और 30% को क्या लिख सकते हैं? 0.3। और MPC को क्या लिख सकते हैं? अब और एक चीज़ बताएं या नहीं बताएं? अगर बताना है तो बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्या करना है?
बता देता है। देखो, तो ये जो MPC और MPS है ना, वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। MPC प्लस MPS अगर हो तो वो हमेशा या तो 100% बोलोगे या इसको बोलोगे कि MPC प्लस MPS क्या होगा, 1 इक्वल्स टू 1। क्योंकि MPC कितना है तुम्हारे यहाँ पे, जैसे 70 परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 70% और MPS कितना है 30%। देश में से खर्चा कितना कर देते हैं लोग, 70%, एंड देश में सेव कितना कर देते हैं लोग, 30%। तो टोटल इनकम क्या होता है तुम्हारा, 100, मतलब 100 आते हैं। एंड MPC और MPS को अगर पॉइंट में अगर देखें तो MPC था 0.7, MPS था 0.3, तो टोटल कितना आ जाएगा, समझ में आया? तो MPS होता है तुम्हारा स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी जितना मुझे कराना है वो मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक। हो ही गया मोटा मोटी कंप्लीट हम लोगों ने, मतलब क्या क्या कर लिया एक बार देखते हैं। चलो लास्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को जो समझ लिया है, एग्रीगेट सप्लाई को समझ लिया है, एंड बातों बातों में हम लोगों ने प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंज्यूम भी समझ लिया है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोगों को करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये वाला इक्विलिब्रियम और ये, ठीक है। अब ये ऑनलाइन बैच वाले को बोलते हैं মানে চোৱা তোমালোকৰ যোনটো চিলেবাছ আছে তো তোমালোকৰ চিলেবাছত ন অনলি এইটো এক্সামৰ কাৰণে ইয়াৰলৈকেহে আছে, ঠিক আছে। তো তোমালোকক লাষ্ট আৱাৰতে মই ভিডিঅ' দিম, সেই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে এইটো এক্সামৰ কাৰণে যি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আছিল সেইটো মই কৰোৱা হৈ যাব, ঠিক। এণ্ড ফৰ দ্য নোটছ মই সেইটো তোমালোকক দি দিম, প্ৰভাইড কৰি দিম, তোমালোকে সেইখিনি পঢ়ি